इफ एल्स लेटर, ठीक है। तो वही सबसे पहले सिंटेक्स, और सिंटेक्स से भी पहले ये देखो कि इफ एल्स लेटर का यूज़ हम कब करते हैं। देखो सिंपल इफ एल्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पास या तो फेल, फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं तो सेकंड नंबर ग्रेटर, इवन नहीं तो ऑड, दो ही ऑप्शन थी। बट जहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस आएंगी, हम क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑप्शन होंगे क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स लेटर। कैसे करेंगे देखो, इफ कंडीशन, अब देखो वही बात आ गई, ये कंडीशन या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी। ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एल्स में आएगा, और एल्स में आते ही उसको मिल जाएगी एक और कंडीशन। अब कंडीशन है तो फिर से या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू है तो यही हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स है तो फिर से एल्स में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब फिर से कंडीशन ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू है तो इफ ब्लॉक में, नहीं तो फिर फाइनल एक ही बार हम एल्स दे के काम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो ये है हमारा इफ एल्स लेटर का सिंटेक्स, काइंड ऑफ लेटर की फॉर्म बन रही है ना। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एग्ज़ाम में अगर कोई इफ एल्स लेटर का कोड आता है तो हम क्या करेंगे, कितने इफ एल्स लगाएंगे, जितने भी इफ एल्स लगाने होंगे ये या तो हमें पहले से पता होगा, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा। या तो हमें पहले से पता होगा या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, बट हमें कैसे पता होगा। एक कोड देखते हैं जरा, देखो हम करते हैं कोड एज ए डे नेम, एज ए डे नेम। भैया यूज़र से एक नंबर इनपुट कराते हैं और हम बताएंगे वो जो नंबर है उस दिन कौन सा दिन होता है। जैसे यूज़र ने नंबर इनपुट किया 1, तो 1 फॉर संडे हो गया, 2 इनपुट किया तो 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमारे प्रोग्राम का नाम है डे नेम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से, और मेन में आते ही सबसे पहले तो इंट एक नंबर ले लेते हैं नम, और वो नंबर कराते हैं यूज़र से इनपुट, एंटर एनी नंबर, ठीक है ना। तो स्कैन %d, कॉमा M% num, ठीक है। तो यूज़र से नंबर तो इनपुट हो गया, अब कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ नम की जो भी वैल्यू है वो अगर इक्वल है किसके, 1 के, तो क्या डिस्प्ले कराएंगे, संडे। संडे अगर यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट कराई वो 1 नहीं है, तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, कितनी ऑप्शन हैं, 7 ऑप्शन हैं, 7 दिन होते हैं, तो चल जाएगा ना हमको कि हमें 7 ही फैस लगानी है, ठीक है ना। तो देखो नम की वैल्यू अगर 1 से मैच नहीं मैच करती है तो क्या ऑप्शन है अगली, सेकंड ऑप्शन 2, और प्रिंटफ मंडे हो जाएगा। एल्स इफ अगर नम की वैल्यू इक्वल है किससे, 3 से, प्रिंटफ ट्यूसडे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडीशन चलती रहेंगी, 3 4 5 6 7, तो लास्ट 7 ही हम लिख के देखते हैं। एल्स इफ नम इक्वल टू कितना, 7, तो हमने स्टार्टिंग की थी संडे से, तो 7 में क्या आएगा, प्रिंटफ सैटरडे हो जाएगा। और इसके बाद जो एल्स आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है
वो ऊपर किसी भी कंडीशन से मैच नहीं हुआ है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर यूज़र इनपुट किया है वो 1 और 7 से बाहर का है, और बाहर का है तो क्या मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इनवैलिड डे, इनवैलिड डे करके, और यहाँ पे हमारा मेन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो सपोज करो यूज़र ने नंबर इनपुट कराया 3, तो सबसे पहले वो इफ स्टेटमेंट पे आएगा, क्या 3 इक्वल है 1 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। अब एल्स ब्लॉक में आते ही क्या 3 इक्वल है 2 से, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर वो एल्स ब्लॉक में गया। अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है, 3, क्या 3 इक्वल है 3 से, हाँ बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। और ट्यूजडे प्रिंट करके वो क्या आ जाएगा, इफ एल से बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस कोड में तो हमें पहले से पता था कि कितने इफ एल्स लगने हैं। अब एक कोड और देखते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि कितने इफ एल्स लगाने हैं। देखो जरा, नेक्स्ट जो कोड हमारा आ रहा है वो आ रहा है ग्रेडिंग। अभी हमने प्रोग्राम देखा था पास या फेल का, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर यूज़र ने जो भी मार्क्स इनपुट कराए हैं उसके हिसाब से उसे क्या कौन सा ग्रेड मिलेगा। जैसे अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 और 100 के बीच में है तो ए ग्रेड मिलेगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 और 75 के बीच में है तो बी ग्रेड, 25 और 50 के बीच में है तो सी, एंड 0 से 25 है तो डी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वॉइड मेन और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मार्क्स करके, printf एंटर मार्क्स, और स्कैन कर लेते हैं %d, %m_m_k_s। तो मार्क्स इनपुट हो गए। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसके ग्रेड क्या बनेंगे। देखो क्वेश्चन मेंशन हो गया, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी ग्रेड भी हो सकता है। या इनके कितने कंडीशंस आ जाएंगी, 4 इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है ना। वो कैसे आएंगे वो देखो ज़रा। देखो ए ग्रेड जिस स्टूडेंट को मिलेगा उसके मार्क्स जो हैं 75 से ज़्यादा और 100 से कम होना चाहिए। ज़रा दोबारा सुनो, 75 से ज़्यादा और 100 से कम। ये जो और है ना, ये कौन सा और आएगा, इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला और आएगा। देखो पुट करके देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश वाला और रख के देख लेते हैं और एक बार हिंदी वाला और रख के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सपोज करते हैं मार्क्स यूज़र ने इनपुट कराया 35, कितने इनपुट कराए 35, तो क्या 35 ज़्यादा है 75 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्या 35 कम है 100 से, हाँ 35 तो कम है 100 से। और ये जो इंग्लिश वाला और होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना। एग्ज़ाम में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन आगे बीच में और लिखा हुआ आ गया, तो आप क्या करते हो, कोई एक अटेम्प्ट करते हो ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश वाला और यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो 75 से ज़्यादा हो जाए या तो 100 से कम। अब 35 जो है 75 से ज़्यादा तो नहीं है बट 100 से तो कम है ना। तो अगर हम इंग्लिश वाला और यूज़ करेंगे तो इस 35 वाले को भी ए ग्रेड मिल जाएगा, जो कि गलत हो रहा है, जो कि गलत है ना। अब जरा हिंदी वाला और पुट करके देखो। हिंदी वाला और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 75 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 100 से कम भी होना चाहिए। जैसे मार्क्स ले लेते हैं 80 ले लो। अब 80 क्या ग्रेटर देन 75 है, बिल्कुल है। क्या 80 लेस देन 100 है, बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और देखो ना 80 वाले को तो ए ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे मेंशन कैसे करेंगे कि भैया इंग्लिश वाला और आएगा या हिंदी वाला और आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर याद करो,
एंड और, तो अगर हमें अपने कोड में हिंदी वाला और यूज़ करना है तो हिंदी वाले और को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। तो लॉजिकल एंड क्या था, 2 बार एंड का साइन, और इंग्लिश वाले और के लिए क्या था, 2 बार ये पाइप साइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर आएगा। वो कैसे आएगा वो देखो जरा। इफ मार्क्स अगर ज़्यादा या बराबर है किससे, 75 से, तो क्या आ जाएगा, हिंदी वाला एंड यानी कि लॉजिकल एंड, हिंदी वाला और सॉरी। तो एंड मार्क्स स्मॉलर देन इक्वल है किससे, 100 से, तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा, उसे ग्रेड मिलेगा ए ग्रेड हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 और 100 के बीच में नहीं है तो हम चेक करेंगे बी ग्रेड के लिए, और कंडीशन सेम ही आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 50 एंड मार्क्स स्मॉलर देन कितना, 75। क्या यहाँ पे हम स्मॉलर देन इक्वल का देंगे साइन, इक्वल का साइन अगर दे भी देंगे तो वो कभी इक्वलिटी कंपेयर होगी ही नहीं। क्यों, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 75 के इक्वल है तो ऑलरेडी ऊपर उसे ए ग्रेड मिल चुका होगा, वो नीचे जो है कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इक्वल अगर लगा भी देते हो तो वो गलत नहीं है, सिंटैक्टिकली ठीक है, बट लॉजिकली वो कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो बेटर रहता है कि उसे ना ही दिया जाए। तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 एंड 75 से कम के बीच में है तो प्रिंट एफ बी ग्रेड, और बी ग्रेड के बाद फिर चेक करते हैं एल्स इफ मार्क्स ज़्यादा या बराबर है किससे, 25, ये हो जाएगा एंड मार्क्स कम है किससे, 50 से, तो हम डिस्प्ले करा देते हैं प्रिंट एफ सी ग्रेड। एल्स देखो, क्या हम यहाँ पे एल्स में आके सीधा सीधा डी ग्रेड लिख दें, नहीं। क्यों, देखो मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पे एल्स में आके डी ग्रेड लिख भी दिया, डी ग्रेड लिख दिया, अब क्या इस बात की गारंटी है कि यूज़र जब भी मार्क्स इनपुट करेगा वो हमेशा वैलिड ही होंगे। मान लिया उसने हर बार मार्क्स जो है वैलिड ही इनपुट कराए हैं, बट टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है ना। मान लो स्टूडेंट के मार्क्स थे 71, ठीक है, उसने इनपुट करा दिया 7, तो 7 आए तो ना यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ना यहाँ पे डी ग्रेड आ जाएगा। वैसे तो 7 का डी ग्रेड बनता ही है, बट एक चीज़ और देखो, 2 बार 1 प्रेस हो गया तो 7 1 1 इनपुट हुआ तो उस केस में भी तो उसको डी ग्रेड मिल जाएगा, जबकि 7 तो फिर भी वैलिड मार्क्स है, बट 711 तो क्या है, इनवैलिड मार्क्स है, और इनवैलिड मार्क्स में भी क्या दिखा रहा है, वो डी ग्रेड दिखा रहा है। तो डी ग्रेड के लिए भी हमें कंडीशन जो है मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे देखते हैं। एल्स इफ मार्क्स ज़्यादा या बराबर है किससे, 0 से, एंड मार्क्स कम है किससे, 25 से, स्मॉलर देन है 25, तो उसको तो डी ग्रेड बनता है। अब जो यहाँ पे एल्स आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा इनवैलिड मार्क्स, प्रिंट एफ इनवैलिड मार्क्स, और ये हमारा मेन खत्म हो जाएगा। अब जरा एक वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ना यही 711 पुट करके देखते हैं, तो क्या 711 ग्रेटर देन 75 है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना, कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। क्या 711 स्मॉलर देन 100 है, नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एल्स में जाएगा वो, एल्स में जाते क्या 711 ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई, बट क्या वो स्मॉलर देन 75 है,
नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो फिर से एल्स में जाएगा। अब क्या 711 ग्रेटर देन 25 है? हाँ ग्रेटर देन तो है, बट क्या वो स्मॉलर देन 50 है? नहीं, वो स्मॉलर देन 50 नहीं है, तो फिर जाएगा एल्स में। ऐसे ही वो ग्रेटर देन 0 तो है, बट स्मॉलर देन 25 नहीं है, तो फिर जब वो एल्स में गया तो प्रॉपर मैसेज आ जाएगा भैया इनवैलिड मार्क्स हैं। ठीक है ना। अब ये तो इनवैलिड केस हो गया ना, एक बार वैलिड मार्क्स ही पुट करके देखते हैं। सपोज करते हैं यूज़र ने जो मार्क्स इनपुट कराए हैं वो हैं 45। कितने? 45। अब देखो, क्या 45 ज़्यादा या बराबर है 75 से? नहीं, 45 जो है ना ज़्यादा है ना बराबर है। अब देखो ये जो हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया ना, ये कहता है कि अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो आगे कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन वो चेक भी नहीं करेगा, वो सीधा भेज देगा एल्स ब्लॉक में। अब एल्स ब्लॉक में आते ही फिर से, क्या 45 ज़्यादा या बराबर है 50 से? नहीं, फॉल्स हो गई। और एंड जो है आगे चेक नहीं करेगा, वो कहाँ भेज देगा? एल्स ब्लॉक में। अब क्या 45 मार्क्स ग्रेटर देन 25 है? हाँ है, बिल्कुल, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या 45 स्मॉलर देन 50 है? हाँ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो कहाँ जाएगा? वो इफ ब्लॉक में आ जाएगा और दिखा देगा सी ग्रेड। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एक कोड और करके देखते हैं। देखो अभी हमने जो है ना एक कोड किया था, कहाँ गया, ग्रेटेस्ट बिटवीन टू। ये देखो, यहाँ पे जब हमने दोनों वैल्यूज सेम इनपुट कराई थी तो वो एल्स में जाके दिखा रहा था सेकंड नंबर इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इफ एल्स का यूज़ हम तब करते हैं, सिंपल इफ एल्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ही ऑप्शन हो, है ना। बट अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो कितनी ऑप्शंस बनती हैं? तीन ऑप्शंस बनती हैं कि फर्स्ट नंबर बड़ा हो सकता है, सेकंड नंबर बड़ा हो सकता है, तीसरी ऑप्शन ये है कि दोनों नंबर सेम भी तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए इस सिंपल इफ एल्स में प्रॉब्लम आई थी। और जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगी तो वहाँ पे बेस्ट सुटेबल क्या रहेगा? इफ एल्स लैडर। तो यही कोड ग्रेटेस्ट बिटवीन टू का जो है हम एक बार लैडर से भी करके देखते हैं। देखो, थोड़ा सा कॉपी, ये पेस्ट। तो ये हमारा रहेगा ग्रेटेस्ट बिटवीन टू यूजिंग लैडर। ग्रेटेस्ट बिटवीन टू यूजिंग इफ एल्स लैडर। ठीक है। अब देखो ज़रा, तो थोड़ा सा क्लियर करें पहले। कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस हम एक कंडीशन और लगा देंगे इक्वलिटी की है। देखो देखो, इफ n1 अगर इक्वल है n2 से तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, और फिर ये हमारा बन जाएगा एल्स बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और बोथ वैल्यूज आर इक्वल दिखा देगा और वहीं से हो जाएगा बाहर, और ये हमारा मेन खत्म। ठीक है ना। तो अब एक कोड और करके देखते हैं, ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री। ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री, देखो, तो थोड़ा सा तो हमने कॉपी पेस्ट किया ही हुआ है तो वही यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री। तो ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री के लिए हमें तीन नंबर भी पहले इनपुट कराने चाहिए। चलो हटाओ इसको सारा, ये सारा हट गया, इसे भी। तो
एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं एक्स्ट्रा n3 के लिए। n3 एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, printf एंटर थर्ड नंबर, और फटाफट से स्कैन %d, m%n3। तो तीनों नंबर जो है इनपुट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ कि n1 जो फर्स्ट नंबर है वो कब बड़ा होगा। n1 जो है तब बड़ा होगा जब वो दोनों नंबर से बड़ा होगा, n1 से, ओ सॉरी n2 से भी और n3 से भी। यहाँ पे और जो कौन सा आएगा, हिंदी वाला और। क्यों, n1 नंबर को बड़ा होने के लिए बाकी के दोनों नंबर से भी बड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, इफ़ n1 अगर ज़्यादा है किससे, n2 से, एंड n1 अगर ज़्यादा है किससे, n3 से। तो अगर n1 दोनों नंबर से बड़ा है तभी वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। printf फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है ना। एल्स अगर फर्स्ट नंबर बड़ा नहीं है तो सेकंड नंबर के लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सेकंड नंबर कब बड़ा होगा, जब सेकंड नंबर 1 से भी बड़ा होगा और थर्ड नंबर से भी बड़ा होगा। तो n2 अगर ग्रेटर है n1 के, एंड n2 ग्रेटर देन है n3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर, सेकंड नंबर इज ग्रेटर करके। अब क्या यहाँ पे एल्स में लिख दें थर्ड नंबर ग्रेटर, देखो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा मैं इसे और इम्प्रूव करना चाहूँगा। देखो अभी हमने ग्रेटेस्ट बिटवीन टू में देखा इक्वालिटी का कंसेप्ट, वही इक्वालिटी का कंसेप्ट अगर हम ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री में लेके आते हैं तो हमारा कोड कितना लेंथी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल हो सकता है, सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल हो सकता है, थर्ड नंबर फर्स्ट के इक्वल हो सकता है, और तीनों नंबर्स भी इक्वल हो सकते हैं ना। तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि हमने थर्ड नंबर को भी चेक करते हैं एक बार, और जो एल्स आएगा उसका मतलब क्या रहेगा कि तीनों से कोई भी बड़ा नहीं है। अगर तीनों नंबर में से कोई भी बड़ा नंबर नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, कोई ना कोई दो नंबर या सारे के सारे नंबर्स ही इक्वल होंगे। तो हमने इक्वलिटी को फुली इग्नोर भी नहीं किया और थोड़ा सा इंक्लूड भी कर लिया। तो देखो n3 अगर ग्रेटर देन है n1 के, एंड n3 ग्रेटर देन है किसके, n2 के, देन प्रिंट हो जाएगा थर्ड नंबर इज ग्रेटर, और फिर यहाँ पे एल्स में मेंशन कर देंगे आइदर टू और all the values are equal, और यहाँ पे हमारा मेन खत्म हो जाएगा। अब एक बार वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, देखो। तो सपोज करते हैं कि n1 की वैल्यू कितनी है 10, n2 हमारा कितना है, ओ सॉरी n1 है 40, n2 हमारा 10 है, और n3 हम ले लेते हैं 50। n3 हम क्या करते हैं 50। अब देखो ज़रा, तो n1 कितना है 40, n2 कितना है 10, क्या 40 ज़्यादा है 10 से, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई है। और एंड ऑपरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन भी चेक करेगा, क्या 40 ज़्यादा है 50 से, नहीं 40 50 से ज़्यादा नहीं है। तो कहाँ जाएगा वो, एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब एल्स ब्लॉक में जाके देखो n2 की वैल्यू कितनी है 10, क्या वो ग्रेटर देन 40 है, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स। और एंड क्या कहता है, अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो भेज देगा सीधा एल्स ब्लॉक में। n3 कितना 50, क्या वो ज़्यादा है 40 से, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। n3 कितना 50, क्या वो ज़्यादा है n2 यानी कि 10 से, हाँ 50 तो 10 से भी ज़्यादा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई।
एंड लगा हुआ है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और दिखा देगा थर्ड नंबर इज ग्रेटर। क्लियर है यहाँ तक? तो एक कोड और करके देखते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर। तो यूज़र से हम ईयर इनपुट कराएंगे और ये बताएंगे कि भैया वो नंबर जो है लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो लीप ईयर होता कौन सा है वैसे? देखो मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि भैया जो नंबर, जो ईयर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो कहलाता है लीप ईयर। बट ये गलत भी नहीं है और ये सही भी नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। देखो ज़रा, पहले तो ईयर इनपुट कराते हैं, void main int year and printf enter any year और can %d %m year। ठीक है ना? तो लॉजिक पे आते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो एंड इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और, यानी कि इस के साथ साथ एक कंडीशन और भी आएगी। देखो कौन सी आएगी, देखो, इफ ईयर मॉड 4 इक्वल इक्वल टू 0। ये गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कैसे होगा? इंग्लिश वाला एंड के एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। कौन सी है वो कहते हैं कि भैया ईयर जो है ना वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 2012, 2012 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2012 100 से डिवाइड नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, यानी कि 2012 क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर लॉजिक क्या आता है? भैया वो नंबर लीप ईयर होगा जो 4 से डिवाइड हो एंड 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? देखो, तो यहाँ पे प्रिंट एफ लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो उसी हिसाब से तो एक और ईयर है 2000। 2000 तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2000 लीप ईयर भी है और वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखो ना, एक कंडीशन और भी तो है यहाँ पे, ये देखो, एल्स इफ, अगर कोई ईयर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 400 से तो वो भी लीप ईयर कहलाएगा। जैसे हमारा 2000, 2000 पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो जाता है और वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। प्रिंटफ लीप ईयर। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी ईयर आ जाएगा, वो क्या रहेगा? नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो अपना, कितना? 1900। देखो 1900 जो है ना वो 4 से डिवाइड होता है, बट वो तो 100 से भी हो रहा है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स कर गई। 1900 400 से डिवाइड नहीं होता, ये भी फॉल्स कर जाएगा। ये भी फॉल्स किया तो आखिरी में एल्स आके नॉट लीप ईयर। ले रहे हैं यहाँ तक? याद रखना 1900 जो है 4 से डिवाइड होता है बट वो लीप ईयर नहीं है। क्लियर? तो एक कोड और करके देखते हैं। डेज इन मंथ, डेज इन मंथ। तो वो यूज़र ने एक नंबर इनपुट कराया 1 से लेके 12 के बीच में, तो हम बताएंगे भैया वो जो नंबर है तो उस मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे यूज़र इनपुट कराया 7, तो 7वें महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, 31 डेज। ठीक है ना? और 7वें महीने में 31 दिन, तो 8वें महीने में कितने दिन होंगे? उसमें भी 31 दिन ही होते हैं। ठीक है ना? तो पहले तो ये देखते हैं कि 31 दिन वाले कौन कौन से मंथ होते हैं। 1, 3, 5, 7,
8 10 और ये 12, और 30 में आ जाएगा 4 6 9 और 11, और फिर फेब का महीना वो तो फिर अपना 28 और 29 वाला हो जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले वॉइड मेन, और मेन में आते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एम के नाम से कर लेते हैं एज ए मंथ। यूज़र से वैल्यू इनपुट, एंटर एनी मंथ बिटवीन 1 to 12, कैन %d कॉमा कितना %m। तो m की वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट करा ली है। अब देखो, इफ m की वैल्यू अगर इक्वल है किससे, 1 से, m की वैल्यू अगर इक्वल है किससे, 3 से, m की वैल्यू इक्वल है किससे, 5, m की वैल्यू इक्वल है 7, m की वैल्यू अगर इक्वल है 8, 10 एंड 12 हो गया। अब देखो एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आ गई। अब एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आएंगी तो साथ में कोई ना कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर आएगा, या तो एंड या तो फिर और आएगा। और यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे आएगा और, यहाँ पे क्या आएगा, लॉजिकल और आएगा। एंड क्यों नहीं आएगा, एंड का मतलब क्या है, एंड अगर आएगा तो उसका मतलब यह है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो एम एक ही वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू आ सकती है। एंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 1 भी वैल्यू होनी चाहिए, 3 भी होनी चाहिए, 5 7 8 10 12, सारी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। एम वेरिएबल के अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बेटर रहेगा, इंग्लिश वाला और, यानी कि लॉजिकल और। ठीक है, तो तो इफ ब्लॉक में एक भी अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम डिस्प्ले करा देते हैं 31 डेज एल्स। इस एल्स का क्या मतलब है, इस एल्स का मतलब है कि ऊपर एक भी कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो एल्स में आएगा ही आएगा, और एल्स में आते ही हम 30 डेज की कंडीशन दे देते हैं। अगर m की वैल्यू अगर इक्वल है 4 से, या फिर m की वैल्यू इक्वल है किससे, 6 से, 9 से, या फिर इक्वल है किससे, 11 से, तो ये आ जाएगा और। तो अगर यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट कराई वो इन चारों में से किसी एक से भी मैच कर जाती है तो मैसेज हम शो कर देते हैं 30 डेज, 30 डेज। एल्स अभी भी एक मंथ बचा हुआ है, इफ़ m इक्वल टू 2। अब देखो इस प्रोग्राम में हमें ईयर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम क्या मैसेज शो करेंगे, तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं 28/29 डेज करके। ठीक है, और एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा, इनवैलिड मंथ, इनवैलिड मंथ। देखो कोई भी प्रोग्राम जिसमें रेंज आ जाए, कोई भी प्रोग्राम जिसमें रेंज आ जाएगी वहाँ पे इनवैलिड का केस तो आएगा ही आएगा। जैसे लेटर का सबसे पहले प्रोग्राम ने क्या किया था, डे नेम जिसमें रेंज थी 1 से लेकर 7 तक की, फिर हमने मार्क्स चेक किए थे 0 से 100 हो जाएंगे, और अभी ये सामने मंथ 1 से लेकर 12, तो इन सभी में रेंज आ रही है। तो जिस कोड में जिस प्रोग्राम में रेंज होगी वहाँ पे इनवैलिड की ऑप्शन तो आएगी ही आएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार एक वैल्यू पुट करके चेक करके देखते हैं। सपोज करो m में वैल्यू इनपुट हुई कितनी, 6। तो देखो क्या 6 1 के इक्वल है, नहीं। क्या 6 3 के इक्वल है, नहीं। क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं।
7 के भी इक्वल नहीं है, 8 के इक्वल भी नहीं है, 10 भी नहीं और 12 भी नहीं। तो यानी कि यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और क्या कहता है लॉजिकल, और कहता है कि कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो मतलब वो भेज देगा एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में आते ही सबसे पहले m इक्वल इक्वल 4, यानी कि क्या 6 4 के इक्वल है? नहीं। m क्या 6 इक्वल है 6 के? हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और के केस में एक ही कंडीशन बहुत है सेटिस्फाई हो ना, तो आ जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर 30 डेज डिस्प्ले करके वो आ जाएगा बाहर, फिर आगे कोई एल्स ब्लॉक काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो प्रोग्राम हमने देखे थे ये थे इफ एल्स लैडर के। थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार, नेस्टेड इफ एल्स।